दोस्तों, मेडिकल कॉलेज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में डॉक्टर बनने के सपने आते हैं। लेकिन सोचो अगर उसी कॉलेज में किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी जाए और उसकी मौत के बाद शुरू हो ऐसा खौफनाक बदला जहां एक एक करके हर गुनहगार गायब होने लगे। पुणे में एक बहुत बड़ा और महंगा मेडिकल कॉलेज था जहां सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही पढ़ सकते थे। उस कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा थी कि मिडिल क्लास लोग भी वहां एडमिशन लेने की सोच नहीं सकते थे। उसी कॉलेज में 12 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था जिनका पूरे कॉलेज में दबदबा था। इन 12 लोगों के ग्रुप में मोनिका, काव्य, सोफिया और हिमांशी, युवराज, आकाश, देवंश, फिरोज, मुनावर, अश्विन, कुणाल और ध्रुवा, ये सभी बहुत अमीर परिवारों से थे और पूरे कॉलेज में इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। उसी साल एक गरीब परिवार की लड़की योगिता ने पूरे राज्य में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन योगिता बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके अच्छे मार्क्स की खबर अखबारों में छपी। कुछ दिनों बाद उसके पुराने स्कूल में एक सम्मान समारोह रखा गया, जहां सेंट एक्जेवियर मेडिकल कॉलेज का एक बड़ा अधिकारी आया था। वो उन बच्चों को सम्मान देने आया था जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। जब उसे योगिता की हालत के बारे में पता चला तो उसने स्टेज पर ही कहा कि इतनी होशियार लड़की पैसों की वजह से अपना सपना नहीं छोड़ेगी। उसी समय उसने योगिता को फुल स्कॉलरशिप देकर अपने कॉलेज में एडमिशन दे दिया। योगिता के माता पिता खुशी से रो पड़े। योगिता पहली बार पुणे पहुंची। उसने इतना बड़ा कॉलेज पहले कभी नहीं देखा था। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, लग्जरी कार्स, रिच स्टूडेंट्स, सब कुछ उसके लिए नया था। पहला दिन बहुत अच्छा गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब बदल जाएगी। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वो फ्रेश होकर कैंटीन में नाश्ता करने गई, वहां पर उन 12 लोगों का ग्रुप भी बैठा हुआ था। तभी उनकी नजर उस पर पड़ी। मोनिका ने जानबूझकर उसकी प्लेट टेबल से नीचे गिरा दी। तभी काव्य ने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगी। सोफिया हंसते हुए बोली कि स्कॉलरशिप वाली डॉक्टर आ गई। हिमांशी ने उसका बैग छीन लिया। बाकी लड़के भी बैठकर उसका मजाक उड़ाने लगे। योगिता चुपचाप सब सहती रही। उसे लगा शायद ये सिर्फ एक दिन की बात होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली नरक अब शुरू होने वाला था। उस दिन के बाद योगिता की जिंदगी धीरे धीरे नरक बनती चली गई। हर दिन उन 12 लोगों का नया खेल शुरू हो जाता था। कभी आकाश और देवंश उसकी किताबें छुपा देते और कहते कि अगर किताबें वापस चाहिए तो पूरे कैंटीन के सामने डांस करो। मजबूरी में योगिता रोते हुए सबके सामने डांस करती और पूरा कैंटीन उसका मजाक उड़ाता। कभी फिरोज और मुनावर उसकी नोटबुक फाड़ देते। कभी एस्टियन, कुणाल और ध्रुवा उसके कमरे के बाहर खड़े होकर रात भर दरवाजा पीटते रहते ताकि वो सो न सके। एक दिन मोनिका, काव्य, सोफिया और हिमांशी उसे गर्ल्स वॉशरूम में ले गईं। पहले उससे जबरदस्ती फ्लोर साफ करवाया, फिर उसके ऊपर पानी फेंक दिया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए और पूरा कॉलेज उसे देखकर हंस रहा था। उस रात जब वो अपने कमरे में रोते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, तब अचानक उसके रूम की लाइट चली गई। वह डर गई। जब उसने बाहर निकलकर वार्डन को बुलाने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसका पूरा सामान कमरे के बाहर फेंका हुआ था। उसकी किताबें फटी हुई थीं। उसके माता पिता की फोटो टूटी हुई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन बाद उसके रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया। उसी दिन उसका इम्पोर्टेंट एग्जाम था। वो अंदर चिल्लाती रही, दरवाजा पीटती रही,
लेकिन किसी ने नहीं खोला। जब तक वार्डन आया तब तक एग्जाम खत्म हो चुका था। उस दिन वो पूरी तरह टूट गई थी। वो कॉलेज छोड़ने के बारे में सोचने लगी। लेकिन उसी समय पहली बार युवराज ने उसे रोते हुए देखा और यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। युवराज ने पहली बार योगिता को उस हालत में देखा तो वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। उस दिन योगिता कॉलेज के पीछे अकेली बैठकर रो रही थी। उसका एग्जाम छूट चुका था, उसके मार्क्स खराब होने वाले थे और उसे लग रहा था कि उसका डॉक्टर बनने का सपना खत्म हो जाएगा। युवराज उसके पास गया और पहली बार उसने उससे नॉर्मल तरीके से बात की। उसने पूछा कि वो इतनी चुप क्यों रहती है। योगिता ने गुस्से में कहा कि वो भी उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने उसकी जिंदगी खराब कर रखी है। युवराज ने उससे माफी मांगी। योगिता ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और वहां से चली गई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे युवराज बदलने लगा। जब भी ग्रुप उसे परेशान करता, वो बीच में आ जाता। एक दिन आकाश उसकी किताबें फेंक रहा था तो युवराज ने उसे रोक दिया। एक दिन मोनिका उसका मजाक उड़ा रही थी तो युवराज ने उसे भी चुप करा दिया। धीरे धीरे बाकी लोग भी योगिता को कम परेशान करने लगे क्योंकि युवराज उस ग्रुप का सबसे पावरफुल लड़का था। योगिता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्यों बदल रहा है। युवराज रोज उससे बात करने की कोशिश करता। कभी कैंटीन में उसके लिए खाना लेकर आता, कभी लाइब्रेरी में उसकी मदद करता, कभी नोट्स देता। पहले योगिता उसे इग्नोर करती रही, लेकिन धीरे धीरे वो उससे बात करने लगी। दोनों घंटों बातें करने लगे। योगिता ने पहली बार किसी को अपने घर की हालत बताई, अपने पिता की मेहनत के बारे में बताया, अपने डॉक्टर बनने के सपने के बारे में बताया। युवराज चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। धीरे धीरे योगिता उस पूरे ग्रुप के साथ भी घुलने मिलने लगी क्योंकि अब सब उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी अब ठीक हो रही है। और फिर एक दिन युवराज ने उसे अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। एक शाम युवराज ने योगिता को कॉलेज की रूफटॉप पर बुलाया। पहले तो योगिता जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो वहां चली गई। रात का समय था। ऊपर हल्की हवा चल रही थी। पूरे शहर की लाइट्स दूर तक दिखाई दे रही थीं। युवराज ने योगिता से कहा कि जब उसने पहली बार उसे रोते हुए देखा था, तभी उसे एहसास हुआ कि वो बाकी लोगों जैसा नहीं बनना चाहता। उसने कहा कि धीरे धीरे उसे योगिता से प्यार हो गया है। योगिता शॉक्ड हो गई। उसे लगा शायद ये मजाक होगा, लेकिन युवराज ने पहली बार सच जैसा दिखने वाला व्यवहार किया। उसने उसे एक रिंग दी और कहा कि वो सच में उससे प्यार करता है। योगिता रोने लगी। उसने कहा कि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन युवराज ने वादा किया कि अब वो कभी उसका दिल नहीं तोड़ेगा। धीरे धीरे योगिता ने उस पर भरोसा कर लिया। कुछ दिनों बाद उसने उसके प्रपोजल के लिए हाँ बोल दिया। उस दिन के बाद दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ गए। उनकी लव स्टोरी धीरे धीरे बहुत गहरी होने लगी। दोनों साथ कैंटीन जाते, साथ लाइब्रेरी में बैठते, रात में घंटों फोन पर बातें करते। युवराज उसे गिफ्ट्स देता, उसके बर्थडे पर सरप्राइज देता। जब योगिता उदास होती तो उसे हंसाता। पहली बार योगिता को लगा कि शायद भगवान ने उसकी जिंदगी में खुशियां वापस भेज दी हैं। महीनों तक दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत चलता रहा। योगिता अब पूरी तरह युवराज से सच्चा प्यार करने लगी थी। उसे नहीं पता था
कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा अभी बाकी था। एक दिन पूरे ग्रुप ने कॉलेज के पीछे जंगल में नाइट पार्टी का प्लान बनाया। उस रात पूरा ग्रुप कॉलेज के पीछे जंगल में पार्टी करने गया। वहां लाउड म्यूजिक चल रहा था, बॉनफायर जल रही थी और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। योगिता ने पहले शराब पीने से मना कर दिया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन युवराज ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट करो, कुछ नहीं होगा। वो बार बार उसे ट्रस्ट करने को कहता रहा। योगिता ने सिर्फ उसके भरोसे शराब पी ली। धीरे धीरे उसे नशा होने लगा, वो कंट्रोल खोने लगी। ग्रुप उसे और पीने के लिए उकसाता रहा। नशे में वो डांस करने लगी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसी समय सीक्रेटली उसका वीडियो बनाया जा रहा था। रात खत्म हुई और सब नॉर्मल बिहेव करते हुए वापस आ गए। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। योगिता के फोन पर एक अननोन नंबर से वीडियो आया। वीडियो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में वो शराब पी रही थी, नाच रही थी और पूरा ग्रुप उसका मजाक उड़ा रहा था। योगिता बुरी तरह घबरा गई। वह रोते हुए भागकर युवराज के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, डार्लिंग देखो ना, किसी ने मेरा वीडियो बना लिया। लेकिन इस बार युवराज हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर योगिता पूरी तरह शॉक्ड रह गई। युवराज बोला, पहले ये डार्लिंग बोलना बंद करो। योगिता समझ नहीं पाई। उसने रोते हुए कहा, क्या हुआ? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही बुलाती थी। तभी युवराज की आंखों में अचानक ठंडापन आ गया। वह बोला, मेरा चैलेंज पूरा हो गया। योगिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कह रहा है। तभी पीछे पूरा ग्रुप बाहर आया और सभी लोग हंस रहे थे। योगिता रोते हुए बार बार युवराज से पूछने लगी कि वो मजाक कर रहा है ना। लेकिन युवराज ने ठंडी आवाज में कहा कि ये सब सिर्फ एक चैलेंज था। उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई थी कि वो एक गरीब स्कॉलरशिप वाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा सकता है, और अब वो चैलेंज जीत चुका था। उसने कहा कि वो कभी योगिता जैसी गरीब लड़की से प्यार नहीं कर सकता। पूरा ग्रुप जोर जोर से हंसने लगा। मोनिका ताली बजाकर हंस रही थी। काव्य वीडियो बना रही थी। सोफिया और हिमांशी उसका मजाक उड़ा रही थी। बाकी लड़के भी लगातार उसका अपमान कर रहे थे। योगिता रोते हुए युवराज के पैरों में गिर गई। वो उससे कहने लगी कि वो ऐसा मजाक ना करे, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती है। लेकिन युवराज ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। पूरा ग्रुप उसका दूसरा वीडियो भी बना रहा था, जिसमें वो रो रही थी और प्यार की भीख मांग रही थी। योगिता रोते हुए अपने रूम में चली गई। अगले कई दिनों तक वो किसी से बात नहीं करती थी। वो कमरे में बंद रहती थी, कभी खाना नहीं खाती थी, कभी पूरी रात रोती रहती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। लेकिन उसकी बर्बादी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद दोनों वीडियोस पूरे कॉलेज में वायरल हो गए। हर जगह लोग उसी की बातें कर रहे थे। जब वो कॉरिडोर से गुजरती थी तो लोग फुसफुसाते थे। कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग उसे देखकर वीडियो चलाते थे। एक दिन प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने वीडियोस के बारे में बात की, लेकिन सच जानने की कोशिश करने के बजाय प्रिंसिपल ने उसे ही कॉलेज से निकाल दिया। योगिता पूरी तरह टूट चुकी थी।
वह रोते हुए अपने घर वापस चली गई, लेकिन असली दर्द अब उसका इंतजार कर रहा था। योगिता अपने गांव वापस चली गई। वो पहले ही पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी और बर्बाद हो गई। वही वीडियो उसके पिता के एक दोस्त तक पहुंच गया। उसने योगिता के पिता को अपने घर बुलाया और वो वीडियो दिखाया। उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घर पहुंचे और योगिता से सच पूछा। योगिता रोते हुए सब कुछ बताने लगी। उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीडियो पूरे गांव में फैल चुका था। लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर बातें करते थे। गांव में लोग उसके बारे में गंदी बातें करने लगे। उसके पिता ये सब सहन नहीं कर पाए। उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। योगिता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो अभी अपने पिता की मौत का दर्द झेल ही रही थी कि कुछ दिनों बाद उसकी मां भी सदमे में मर गई। अब योगिता पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके पास न परिवार बचा था, ना सम्मान, ना भविष्य, ना जीने की वजह। कुछ दिनों तक वो चुपचाप अपने घर में बैठी रहती रही। फिर एक दिन वो वापस उसी मेडिकल कॉलेज पहुंची। वो सीधे कॉलेज के पीछे वाले जंगल में गई। उसी पेड़ के पास खड़ी हुई जहां कभी वो अपने दोस्तों के साथ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आखिरी बार अपने माता पिता की तस्वीर देखी और उसी पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कॉलेज बहुत बड़ा था, पैसों की ताकत बहुत थी, इसलिए मामला दबा दिया गया। पुलिस आई, लेकिन केस जल्दी बंद कर दिया गया। कुछ दिनों तक सब नॉर्मल रहा। फिर कॉलेज में अजीब चीजें होने लगी। रात में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती। कई स्टूडेंट्स को सफेद कपड़ों में कोई लड़की दिखाई देती, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक रात आकाश ने दावा किया कि उसने योगिता को देखा है। उसने ग्रुप को बताया। सबने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन कुछ दिनों बाद आकाश अचानक गायब हो गया। पूरे कॉलेज में उसकी तलाश हुई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश कॉलेज के पीछे जंगल में मिली। उसकी हालत बहुत खराब थी। पुलिस आई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा कि शायद जंगली जानवरों ने हमला किया होगा। ग्रुप पहली बार सच में डर गया, लेकिन डर अभी और बढ़ने वाला था। देवांश लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे लाइब्रेरी की पिछली खिड़की से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वो तुरंत खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसने एक अजीब बात नोटिस की। बाहर पूरा अंधेरा था। देवांश ने तुरंत घड़ी की तरफ देखा। रात के 1 बज चुके थे। उसने मन ही मन कहा, आज तो पढ़ाई करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। बहुत देर हो गई है, कल जल्दी उठना भी है। अब जाकर सो जाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी सांसें रुक गईं। उसके ठीक पीछे योगिता खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली पड़ चुकी थीं। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। देवांश कुछ समझ पाता उससे पहले ही योगिता ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर जंगल की तरफ ले गई। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गिद्ध अपने शिकार को उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद देवांश को ढूंढते हुए सोफिया लाइब्रेरी पहुंची। उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था। सोफिया ने सोचा शायद देवांश चला गया होगा। वो वापस जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर लाइब्रेरी की खुली हुई खिड़की पर पड़ी।
वो खिड़की बंद करने गई, लेकिन तभी उसकी नजर बाहर पड़ी और उसने देखा जंगल के पास देवांश खड़ा था। सोफिया ने आवाज लगाई, देवांश, तुम वहां जंगल में क्या कर रहे हो? लेकिन देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। सोफिया ने दोबारा आवाज लगाई, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब सोफिया लाइब्रेरी से बाहर निकली और जंगल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची, देवांश अचानक गायब हो गया। सोफिया घबरा गई। तभी उसने देखा जंगल के अंदर कोई तेजी से इधर उधर भाग रहा था। उसे लगा देवांश उसका मजाक उड़ा रहा है। वो थोड़ा और आगे बढ़ी और इस बार जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देवांश अपने दोनों हाथ ऊपर करके जंगल में पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी डरावनी मुस्कान थी। वो लगातार भागता रहा। सोफिया चिल्लाई, बस करो देवांश, ये मजाक अब बंद करो। लेकिन अगले ही पल देवांश दौड़ते हुए जंगल के और अंदर चला गया। सोफिया गुस्से में वहां से वापस जाने लगी। तभी अचानक देवांश की बेहद दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सोफिया डर गई और उसी दिशा में भागने लगी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद देवांश कहीं नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। सोफिया ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी देर तक जंगल में भटकती रही। उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और फिर उसे एहसास हुआ वो बार बार उसी जगह वापस पहुंच रही थी। अब उसे समझ आ चुका था, वो जंगल में फंस चुकी थी। वो थक चुकी थी और आखिरकार एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसने जल्दी से अपनी जेब में फोन ढूंढा, लेकिन तभी उसे याद आया, फोन तो उसका लाइब्रेरी में ही रह गया था। ये याद आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो जंगल के बीचों बीच अकेली थी। न कोई मदद, न बाहर निकलने का रास्ता, और न ही किसी से संपर्क करने का कोई तरीका। अचानक उसे अपने पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सोफिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो घबराकर खड़ी हो गई। तभी उसके कानों में किसी लड़की की धीमी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आवाज आखिर आ कहां से रही है। सोफिया डर के मारे रोने लगी। कौन है? सामने आओ, प्लीज मुझे जाने दो। अचानक उसके सामने लगे पेड़ के पीछे से किसी का हाथ बाहर आया। हाथ पूरी तरह खून से सना हुआ था। सोफिया चीख पड़ी और पीछे हटने लगी। तभी धीरे धीरे पेड़ के पीछे से योगिता बाहर आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें, जो पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। योगिता मुस्कुराते हुए बोली, तुम अपने दोस्त को ढूंढ रही हो? सोफिया कांपती आवाज में बोली, देवांश कहाँ है? योगिता जोर जोर से हंसने लगी। वो अब मेरे पास है। इतना कहकर योगिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में देवांश का टूटा हुआ चश्मा था, जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखते ही सोफिया की चीख निकल गई। वो तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन भागते भागते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गई। उसने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। वो किसी इंसान के शरीर पर गिरी थी। जब उसने ध्यान से देखा
तो वो देवांश था। उसका शरीर बुरी तरह घायल था और उसकी आंखें खुली हुई थी। लेकिन अगले ही पल सोफिया जोर जोर से चीखते हुए जंगल में भागने लगी। लेकिन वो जिधर भी भागती, हर बार उसके सामने योगिता आ जाती, जैसे वो उससे खेल रही हो, उसके डर का मजा ले रही हो। सोफिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते हुए लगातार भाग रही थी। तभी अचानक उसका पैर एक जड़ से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसके होंठ फट गए, नाक से खून बहने लगा। दर्द से कराहते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसकी चीख निकल गई। उसके ठीक सामने योगिता हवा में तैर रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसके बाल हवा में बुरी तरह उड़ रहे थे और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। अचानक योगिता ने इतनी जोर से चीख मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। उस चीख की आवाज इतनी खतरनाक थी कि सोफिया के कानों से खून निकलने लगा। सोफिया दर्द से तड़प उठी। उसने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। लेकिन तभी योगिता ने अचानक उसके पैर पकड़ लिए और उसे जमीन पर घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाने लगी। सोफिया मिट्टी, पत्थरों और कांटों पर बुरी तरह घिसट रही थी। उसकी पीठ की चमड़ी छिलने लगी, हाथों से खून बहने लगा। वो चीख रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। लेकिन योगिता बस हंस रही थी। सोफिया लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो मिट्टी को पकड़ रही थी, पेड़ों की जड़ों को पकड़ रही थी, लेकिन योगिता की ताकत के सामने वो बिल्कुल कमजोर थी। अचानक योगिता ने उसे घसीटना बंद कर दिया। सोफिया दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। तभी योगिता धीरे धीरे उसके ऊपर झुकी और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गई। उसकी सफेद आंखें सोफिया को घूर रही थी। योगिता धीमी आवाज में बोली, तुम्हें उसे ढूंढने नहीं आना चाहिए था। सोफिया रो हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो। योगिता के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। अचानक उसने सोफिया का एक हाथ पकड़ा और इतनी जोर से मोड़ा कि उसकी हड्डी टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। सोफिया दर्द से भयानक चीख मारने लगी, लेकिन योगिता रुकी नहीं। उसने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और उसे भी बेरहमी से तोड़ दिया। सोफिया दर्द से तड़प रही थी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। फिर योगिता ने उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाया। सोफिया के पैर हवा में लटक रहे थे। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। अचानक योगिता ने अपने नुकीले नाखून सोफिया के पेट में घुसा दिए। सोफिया की दर्दनाक चीख निकल गई। खून जमीन पर टपकने लगा। सोफिया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। आखिरी बार उसने योगिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और अगले ही पल योगिता ने उसकी गर्दन पूरी ताकत से घुमा दी। सोफिया की चीख अचानक हमेशा के लिए बंद हो गई। उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा और योगिता जंगल में खड़ी मुस्कुराती रही। आकाश, देवांश और फिर सोफिया की मौत के बाद पूरे कॉलेज का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां रात में पार्टीज होती थीं, लाउड म्यूजिक बजता था और स्टूडेंट्स देर रात तक घूमते रहते थे, अब शाम होते ही पूरा कैंपस सुनसान हो जाता था। हॉस्टल के कॉरिडोर्स में सन्नाटा रहता था। रात होते ही स्टूडेंट्स अपने कमरे लॉक कर लेते थे। कई स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन जिन लोगों का नाम योगिता के साथ हुई घटना में जुड़ा था, वे सबसे ज्यादा डरे हुए थे। मोनिका, काव्य, हिमांशी, फिरोज, मुनावर, अश्विन, कुणाल, ध्रुवा और युवराज अब हर समय साथ रहते थे।
वे वॉशरूम तक अकेले नहीं जाते थे। रात को सोते समय भी रूम की सारी लाइट्स ऑन रखते थे। फिर भी उन्हें ऐसा लगता था जैसे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कभी कदमों की आवाज सुनाई देती, कभी किसी लड़की के रोने की आवाज आती, कभी दूर पर खरोचने जैसी आवाजें आती। जब दूर खोलते तो बाहर कोई नहीं होता था। एक रात हिमांशी सो रही थी, तभी उसकी नींद खुली। उसने देखा कमरे के कोने में कोई लड़की खड़ी है जिसके लंबे बाल चेहरे पर थे। हिमांशी डर के मारे चीख पड़ी। बाकी सब उठ गए और लाइट्स ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। हिमांशी रोने लगी और कहने लगी कि उसने योगिता को देखा है। पहले किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसी रात कमरे के बाहर किसी के भागने की आवाज आई। जब सभी बाहर निकले तो कॉरिडोर की दीवार पर खून से लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। ये देखकर सबकी हालत खराब हो गई। अगले दिन मोनिका ने कहा कि वो अब यहाँ नहीं रुकेगी। उसने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। बाकी लोग उसे रोकते रहे, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपनी कार लेकर कॉलेज से निकल गई। जाते समय वो बार बार पीछे देख रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कोई उसका पीछा कर रहा है। हाईवे पर पहुंचते ही उसकी कार के अंदर अचानक जलने की बदबू आने लगी। उसने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद कार के डैशबोर्ड से चिंगारियां निकली और पूरी कार में आग लग गई। मोनिका अंदर फंस गई क्योंकि डोर्स लॉक हो चुके थे। बाहर लोग उसकी चीखें सुनते रहे, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। कुछ ही मिनटों में वो जिंदा जलकर मर गई। जब ये खबर कॉलेज पहुंची तो बाकी लोगों की हालत और खराब हो गई। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि योगिता की आत्मा एक एक करके सभी को मार रही है। डर के मारे वे प्रिंसिपल के पास गए और पूरी सच्चाई बता दी। प्रिंसिपल के होश उड़ गए, क्योंकि अगर ये बात बाहर जाती तो कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो सकता था। उसने तुरंत एक मशहूर तांत्रिक को बुलाया। शाम होते होते तांत्रिक कॉलेज पहुंचा। वो आते ही सीधे उस पेड़ के पास गया जहां योगिता ने आत्महत्या की थी। वहां पहुंचते ही उसने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगा। तांत्रिक ने आंखें खोली और बोला, ये आत्मा बहुत ज्यादा क्रोधित है। अगर आज इसे नहीं रोका गया तो सुबह होने से पहले तुम में से कोई नहीं बचेगा। उसने पूजा का सामान मंगवाया, लेकिन जंगल में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तब उसने कुणाल और ध्रुवा को ताबीज दिया और कहा कि जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगा, आत्मा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। दोनों डरते हुए कार लेकर सामान लेने निकल गए। कुणाल और ध्रुवा डरते हुए जंगल वाले रास्ते से पूजा का सामान लेने जा रहे थे। दोनों की हालत खराब थी, लेकिन तांत्रिक की बात मानना मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने मना किया तो शायद योगिता उसी वक्त उन्हें मार देगी। रास्ते भर दोनों सिर्फ यही बात कर रहे थे कि अगर उन्होंने उस दिन योगिता के साथ ऐसा ना किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुणाल बार बार कह रहा था कि उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा है और वो कॉलेज वापस जाकर सब छोड़ देना चाहता है। ध्रुवा उसे समझाता रहा कि बस सामान लेकर वापस लौटते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद उनकी कार अचानक बीच जंगल में बंद हो गई। ध्रुवा बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। मजबूरी में दोनों नीचे उतरे। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ थे और अजीब सा सन्नाटा था। तभी कुणाल को महसूस हुआ कि उसके हाथ पर कुछ रेंग रहा है। उसने नीचे देखा तो उसे लगा कि एक बड़ा सांप उसके हाथ में लिपटा हुआ है।
वो बुरी तरह डर गया और जोर से चिल्लाकर उसे खींचकर दूर फेंक दिया। ध्रुवा ने जैसे ही देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसने कहा, तू पागल हो गया है क्या? वो सांप नहीं था, वो तेरा ताबीज था। कुणाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कर दिया। तभी अचानक उसके आसपास तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कुणाल चीखने लगा और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठ गया। ध्रुवा उसके पैर पकड़ने भागा, लेकिन कुणाल उसकी आंखों के सामने जंगल की तरफ खींचा गया और अंधेरे में गायब हो गया। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं और फिर सब शांत हो गया। ध्रुवा डर के मारे भागने लगा। भागते समय उसका अपना ताबीज भी झाड़ियों में फंसकर गिर गया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। वह भागते भागते एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो अपनी सांसों को रोककर बैठा रहा ताकि कोई उसे सुन न सके। तभी उसके हाथ किसी गीली और चिपचिपी चीज पर पड़े। उसने सोचा शायद पानी होगा, लेकिन जब उसने हाथ उठाकर देखा तो उसके हाथ खून से भरे थे। उसने डरते हुए नीचे देखा तो वहां कुणाल का कटा हुआ हाथ पड़ा था। ध्रुवा इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। वो जान बचाकर भागा और किसी तरह कार तक पहुंचा। उसके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि भागते वक्त वो कई बार गिर चुका था। जैसे ही वो कार के पास पहुंचा, उसके सामने योगिता दिखाई दी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा खून से भरा हुआ था। ध्रुवा जमीन पर गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन योगिता ने उसकी एक नहीं सुनी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और अपने नुकीले नाखून उसके पेट में घुसा दिए। ध्रुवा दर्द से तड़पता हुआ कार तक पहुंचा। उसने कार का दूर खोला, लेकिन वो लॉक था। उसने पत्थर मारकर ग्लास तोड़ा और अंदर घुस गया। उसने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वो रोते हुए बार बार फोन घुमाता रहा, लेकिन किसी को कॉल नहीं लगा। उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी अचानक कार की सीट बेल्ट अपने आप हिलने लगी और अगले ही पल उसके गले में लिपट गई। ध्रुवा सीट बेल्ट हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका दम घुटने लगा। कुछ देर तक वो तड़पता रहा, फिर उसकी बॉडी बिल्कुल शांत हो गई। उधर कॉलेज में तांत्रिक को समझ आ गया था कि कुणाल और ध्रुवा अब मर चुके हैं। उसने तुरंत बाकी लोगों को एक कमरे के अंदर बंद रहने को कहा और कमरे के बाहर मंत्रों का घेरा बना दिया ताकि योगिता अंदर न आ सके। फिर उसने कहा कि अब अंतिम पूजा शुरू होगी। कुणाल और ध्रुवा की मौत की खबर सुनकर बाकी सबकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। रूम के अंदर बैठे फिरोज, मुनावर, काव्य, हिमांशी, अशन और युवराज लगातार रो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला नंबर किसका होगा। बाहर हवाएं तेज हो चुकी थीं। हॉस्टल की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। कभी किसी लड़की के रोने की आवाज आती, कभी किसी के हंसने की। तांत्रिक ने गुस्से में सबको चुप कराया और बोला, अगर बचना है तो मेरी हर बात माननी होगी। उसने उन सभी लोगों के कपड़े मंगवाए जिनका योगिता के साथ हुए अपमान में हाथ था। फिरोज, मुनावर, काव्य, सोफिया के पुराने कपड़े, अशन और युवराज के कपड़े उसने इकट्ठा किए। फिर उसने अपनी उंगली काटकर उन कपड़ों पर खून की बूंदें गिराईं और कॉलेज के पीछे उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा घेरा बनाया जहां योगिता ने आत्महत्या की थी। पूरा जंगल अजीब आवाजों से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ के पीछे कोई खड़ा हो। बाकी लोग दूर खड़े कांप रहे थे। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा।
अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, आसमान में काले बादल छा गए। तभी योगिता की भयानक चीख पूरे जंगल में गूंजी। अचानक सफेद धुएं जैसा आकार उस पेड़ के पास दिखाई दिया और धीरे धीरे योगिता की आत्मा सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा खून से भरा था, गले पर फांसी के निशान थे। वो गुस्से में तांत्रिक को घूर रही थी। बाकी लोग डर के मारे जमीन पर बैठ गए। तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़ता रहा और धीरे धीरे योगिता उस घेरे के अंदर फंस गई। वो बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार जल जाती थी। उसकी चीखें इतनी खतरनाक थीं कि सबने अपने कान बंद कर लिए। फिर तांत्रिक ने मिट्टी का एक बड़ा मटका घेरे के बीच रखा और मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे योगिता की आत्मा उस मटके के अंदर खिंचने लगी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, युवराज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आखिरकार पूरी आत्मा मटके में कैद हो गई। तांत्रिक ने तुरंत काले कपड़े से मटका बांध दिया, लेकिन काव्य चुप थी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो चुपचाप रूम से निकली, वॉशरूम गई और पीछे की खिड़की से बाहर निकलकर सीधे तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने उसे देखकर कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, आत्मा अब मेरे वश में है। लेकिन काव्य रोते हुए बोली, उसे छोड़ दो। जिन लोगों को तुम बचा रहे हो वो बचने के लायक नहीं है। फिर काव्य ने तांत्रिक को योगिता के साथ हुई पूरी सच्चाई बता दी। कैसे उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की, कैसे वीडियो वायरल किया, कैसे उसके माँ बाप मर गए, कैसे योगिता ने आत्महत्या की। सब सुनने के बाद भी तांत्रिक के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हंसकर बोला, इतनी शक्तिशाली आत्मा अगर मेरे कब्जे में आ गई तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। काव्य शॉक्ड रह गई। उसने समझ लिया कि तांत्रिक किसी की मदद नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपनी ताकत चाहता है। तांत्रिक मटका लेकर जाने लगा। तभी काव्य ने पीछे से मटका छीनकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। मटका टूट गया। उसके अंदर से काला धुआं निकला। पूरा जंगल कांप उठा। तांत्रिक गुस्से में काव्य का गला पकड़कर हवा में उठाने लगा। काव्य की सांस रुकने लगी। उसकी आंखें सफेद होने लगी। तभी जंगल में योगिता की इतनी भयानक चीख गूंजी कि सब कुछ हिल गया। योगिता की चीख इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। हवा तूफान की तरह चलने लगी। तांत्रिक ने काव्य का गला छोड़ा और तुरंत अपने बैग की तरफ भागा। उसने बैग से राख निकाली और मुट्ठी में भरकर मंत्र पढ़ने लगा। उसका चेहरा डर से भर चुका था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इस बार योगिता पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वो अचानक तांत्रिक के सामने प्रकट हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखों से खून बह रहा था। चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन अचानक योगिता ने जोर से चीख मारी और तांत्रिक हवा में उठ गया। वो हवा में तड़पने लगा। उसका बैग नीचे गिर गया। राख चारों तरफ फैल गई। अगले ही पल योगिता ने उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। तांत्रिक का शरीर बुरी तरह घायल हो गया। वो दर्द से कराहते हुए अपने बैग की तरफ रेंगने लगा ताकि कोई और मंत्र पढ़ सके। काव्य ने ये देख लिया। वो भागकर गई और तांत्रिक का पूरा बैग उठाकर दूर जंगल में फेंक दिया। तांत्रिक शौक में उसे देखता रह गया।
तभी उसने अपने पीछे योगिता को खड़ा देखा और अगले ही पल योगिता ने तांत्रिक को उसके पैरों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वो चीखता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो अंधेरे जंगल में गायब हो गया। फिर पूरा जंगल शांत हो गया। काव्य कांप रही थी। तभी योगिता उसके सामने आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा गुस्सा नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैं उस कमरे के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन तुम जा सकती हो। काव्य समझ गई कि योगिता क्या चाहती है। वो तुरंत हॉस्टल पहुंची। बाकी लोग अंदर डरे बैठे थे। युवराज जोर जोर से रो रहा था। फिरोज और मुनावर बार बार पूछ रहे थे कि तांत्रिक कहाँ है। काव्य ने झूठ बोला, तांत्रिक ने आत्मा को कैद कर लिया है, उसने सबको बाहर बुलाया है। पहले किसी ने भरोसा नहीं किया। फिर काव्य ने कहा, अगर आत्मा बाहर होती तो मैं जिंदा यहां तक नहीं पहुंचती। सब उसकी बात मान गए। वे सब रूम से बाहर निकल आए। सभी लोग जंगल की तरफ जाने लगे। रास्ते में सभी बहुत डरे हुए थे। तभी अचानक सामने खून से लथपथ तांत्रिक दिखाई दिया। उसका शरीर फटा हुआ था। वो मुश्किल से खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, भागो, वापस रूम में जाओ। सब लोग डरकर वापस भागे। वे रूम तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूम बाहर से लॉक था और ये लॉक काव्य ने पहले ही लगा दिया था। अब सभी फंस चुके थे। फिरोज ने गुस्से में पत्थर उठाकर लॉक तोड़ने की कोशिश की। मुनावर रोने लगा। युवराज लगातार चिल्ला रहा था। तभी अचानक पूरे हॉस्टल की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। तभी सोफिया जोर से चीखी। उसने कांपते हुए पीछे इशारा किया। सभी ने पीछे देखा। योगिता हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी और अगले ही पल उसने सोफिया को हवा में उठा लिया। सोफिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो मदद मांगती रही, लेकिन योगिता उसे घसीटते हुए अंधेरे जंगल में ले गई। उसकी चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं। बाकी सब जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। सोफिया को हवा में उठाकर जंगल में ले जाने के बाद उसकी चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं और पूरा इलाका फिर से डरावनी खामोशी में डूब गया। बाकी बचे लोग अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कहां जाएं, कैसे बचें। फिरोज और मुनावर जान बचाने के लिए भागते भागते उसी कार तक पहुंचे जो कुणाल और ध्रुवा लेकर गए थे। दोनों हांफ रहे थे। उनके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। मुनव्वर बार बार पीछे देख रहा था कि कहीं योगिता उनके पीछे तो नहीं आ रही। जब दोनों कार के पास पहुंचे तो उनका दिल रुक गया। कार का दूर आधा खुला हुआ था। अंदर हर जगह खून फैला हुआ था। सीट पर खून के निशान थे। ग्लास टूटा हुआ था और अंदर ध्रुवा का फोन पड़ा हुआ था। मुनावर रोने लगा और बोला, हम नहीं बचेंगे। फिरोज ने उसे जबरदस्ती कार में बैठाया और बोला, अगर यहीं रुके तो अभी मर जाएंगे। दोनों कार में बैठ गए। फिरोज ने कांपते हाथों से कार स्टार्ट की। पहले कार स्टार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मिडनाइट टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगली कहानी कौन से विषय पर लाऊं, ये कमेंट में जरूर बताएं।